हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूं और बैक बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर में आपको ले चलते हैं, जहां पर आज हम लोग जी भर के एप्लीकेशंस करने वाले हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस करने वाले हैं और आप काफी एंजॉय करेंगे। याद करें कि बैक बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर मतलब इस टॉपिक का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था। पहले बैक बॉन्डिंग को हमने डिफाइन किया, बैक बॉन्डिंग किस तरीके से लगता है। ये एक इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन है जो पाइडेटिव बॉन्ड से होता है और BF3 एग्जांपल से हमने उसको एक्सप्लेन किया। बैक बॉन्डिंग के बारे में हमने बोला कि बैक बॉन्डिंग सिंपली करता क्या है कि दो एलिमेंट अगर एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। हमने आपको एक चीज बताया था, यूजुअली लोग एटॉमिक पे चलते हैं, मैंने बोला था आप सावधान रहे, कभी कभी मॉलिक्यूलर भी देखने को मिलेगा। और इसके पास डोनेटेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। डोनेटेबल, हमने यहां भी आपको बातें बोली थी कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर हो, जरूरी नहीं, कभी कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो। और डोनेटेबल तब होता है जब ये साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो। तो ये लैटरल ओवरलैप के थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन में जाता है, तो आप इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमने आपको सिखाया था और इसके वजह से आप स्पष्ट है, कहीं पर कोई हाइब्रिड लोन पेयर है तो वन हाइब्रिड बन गया, वो पाई में कन्वर्ट कर गया। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है ये बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट्स जैसे सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकते हैं जिसके कारण बॉन्ड लेंथ घट सकता है। देखो घट सकता है, ऐसा नहीं गारंटी ले लेंगे घट लेंगे। आपको पता है जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, कभी भी बढ़ जाए। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, चूंकि ज्योमेट्री चेंज हो जाता है तो बॉन्ड एंगल पर भी प्रभाव आ सकता है। ज्योमेट्री ये भी चेंज कर सकता है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी पर भी फर्क आ सकता है। कलर प्रॉपर्टी पे भी इसके वजह से फर्क आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से प्रभाव आती हैं, देखने को मिलती हैं। हम लोगों ने उसके बाद जब एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो पहला BX3 में हम लोगों ने एप्लीकेशन किया। पिछले लेक्चर में BF3, BCl3, BBr3, BI3 हमने वहां देखा कि बैक बॉन्डिंग काफी इफेक्टिव है BF3 BCl3 में, BBr3 में कम इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है BI3 में काफी। इसीलिए ये दोनों और इनका वैसे भी सेल, पांचवा सेल आयोडीन और चौथा सेल ब्रोमाइन का ओवरलैप कर रहा था सेकेंड सेल ऑफ बोरॉन से। इसीलिए हो क्या रहा था, ये फोटोलिसिस में जा रहे थे, मतलब डिकम्पोज कर रहा था लाइट पड़ने पर B+Br2 B+I2। हमने इवन यहां तक बोला कि बोरॉन का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन तो हो जाता है, BX3 बनता है, बट बोरॉन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन BI3 बनाता नहीं है सामान्य तौर पर। यह भी हमने क्लियर किया। फोटोलिसिस वाली बातें की हमने, ये भी क्लियर किया कि स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ BF3 की तरफ होगा, क्योंकि एवरेज सिग्मा पाई बॉन्ड एनर्जी BF3 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन हमने ये भी साथ में बोला कि लोग भी समान तौर पर स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि बैक बॉन्डिंग ऊपर स्ट्रांग हो रहा है इसलिए। जी नहीं, बैक बॉन्डिंग से पाई आता है और पाई से स्ट्रांग इफेक्ट बॉन्ड का सिग्मा देता है, इसलिए बैक बॉन्डिंग से अकेले आप डील नहीं कर सकते थे। सिग्मा पाई दोनों का कंबाइंड एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा था, ये चीजें क्लियर भी थी। फिर हमने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो वाला लुईस एसिड बेटर लुईस एसिड है जिसको सामने वाले या दूसरे लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो। ये ज्यादा तब होगी जब वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बेटर हो। तो अवेलेबिलिटी कब बेटर होगी, जब वैकेंट ऑर्बिटल आपका बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसा केस BF3 नहीं BI3 की तरफ था, क्योंकि BF3 का वैकेंट ऑर्बिटल तो बोरॉन का बहुत इफेक्टिवली इंगेज था बैक बॉन्डिंग में, तो BI की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ था। पहला एप्लीकेशन ये किया। सेकेंड एप्लीकेशन में हमने स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग की बातें की थी कि 2p-pi 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 3p-pi से ज्यादा इफेक्टिव होता है, फिर 3p-pi 3p-pi से ये ज्यादा, और दोनों N3 होने से वो बैक बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दो लार्ज साइज एलिमेंट्स के बीच नहीं होता। ये बातें भी थी। हमने एक चीज बड़ी अच्छी की थी आपसे बात कि p-pi और p-pi और d-pi में बेटर ओवरलैप जिधर d कैरेक्टर ज्यादा है उधर होता है। s से बेटर ओवरलैप p देता है और p से बेटर ओवरलैप d देता है। ये डायरेक्शनल फीचर के कारण होता है, चूंकि s नॉन डायरेक्शनल है, p डायरेक्शनल है और d उससे भी ज्यादा डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड में हमने आपको बैक बॉन्डिंग से बहुत सारे एग्जांपल्स को एक साथ लिया था, याद करें, ट्राइमिथाइलेमीन,
ट्राइसिलाइल अमीन NSIH3 होल 3, ट्राइजर्माइल अमीन NGH3 होल 3, और एक एग्जांपल था ट्राइसिलाइल फॉस्फीन PSIH3 होल 3। और इन सब का हमने ज्योमेट्री और बैकबॉन्डिंग इन सब में हम लगा करके हमने आपको दिखाया। अब इस 3 एप्लीकेशन के बाद चौथे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं लेने जा रहा हूं एन, पहले ये वाला एग्जांपल ले लिया जाए। CH3 whole 3 COH and CH3 whole 3 SiOH, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपली आपसे पूछी जा रही है। अच्छे से देखें, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो आपको कंफ्यूजन लाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक तो आपको ऑर्डर दे करके पूछा जाता है कि इन दोनों में से, अभी मैं नहीं बताऊंगा किसका ज्यादा है, ये तो आपको निकालना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। इन दोनों में से किसी एक का ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सिलिकॉन से ज्यादा है, तो आखिर उससे कैसे आप इसको रिलेट करेंगे? ठीक है, ध्यान से। हमने बोला कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा है, तो आपका मेरा ये मसला है कि क्या इस तरीके वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे HOCl और HOBr और HOI, तो ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो क्या इस तरीके से आप ये बातें कह सकते हैं CH3 होल 3 COH और CH3 होल 3 SiOH, तो यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की या सिलिकॉन की, वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि यहां पर हमने CH3 होल 3 लिख दिया, मतलब यहां से 3 बॉन्ड, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चलिए आइए, तो क्या ये वाली लॉजिक यहां लग सकती है कि नहीं? एक्चुअली ये सही है, ये सही है, क्योंकि ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से, ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हमने उसी तरीके से OH में ये लगाया है, तो क्या ये चलेगा कि नहीं? तो ऐसे कंपटीशन में धोखा मिलता है, ठीक है, इस तरीके से कंपटीशन में धोखा मिलता है, जान ले ये गलत है, ऐसे आपको धोखा मिलेगा, ये गलत है दोस्त। ठीक है, ये गलत है। तो कैसे है फिर, कैसे सॉल्व होगा? आइए अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक से देखें। आपको तो पता है कि जब कोई एसिड होता है, ये H+ रिलीज करके आप इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो कंजुगेट बेस जितना स्टेबल, दो एसिड की अगर कंपैरिजन करें हम, तो कंजुगेट बेस जिसका जितना ज्यादा स्टेबल है, हम क्या मानते हैं कि उसके पास H+ रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, हड़बड़ी ज्यादा होती है, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ध्यान से,
ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर है, ध्यान से, आप ये बात भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं, दोनों जानते हैं आप, लेकिन सवाल है कि दोनों में से कौन कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला मसला आप तब इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में शार्प डिफरेंसेज हो, मतलब बड़े डिफरेंसेज हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, कुछ इस तरीके की बातें हो। और जो आप ऑक्सी एसिड का हिसाब किताब करते हैं, जो यहां का हल है, आप गौर करके देखें, यहां पर कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो डिफरेंस है और बगल में जो एटम इससे अटैच है, जैसे इससे अटैच है कार्बन और इससे भी अटैच है कार्बन, तो इसमें दोनों सेम एटम है, जबकि इसमें यही वाला इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, क्योंकि कार्बन की मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये ऑक्सी एसिड के तरह से इसको डील नहीं कर सकते हैं। ऑक्सी एसिड में देखो कैसे हो जाता है, ऑक्सी एसिड का हिसाब किताब ये है, वो अटैच होता है एक सेंट्रल एटम से, जो सेंट्रल एटम फ्री है। ऑक्सी एसिड का हिसाब किताब ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लगाते हैं। सर एक बार और समझाओ, एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमने बोला कि आप जो ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आप जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वहां पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ऐसी चीजें नहीं होती है। OH ऑक्सी आपका सेंट्रल एटम से अटैच होता है और वो सेंट्रल एटम फ्री होता है, मतलब इसके चारों ओर या तो OH होता है या O होता है। क्लियर हुआ? जैसे आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कब, जैसे देखो यहां पे लगा सकते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। आप जरा गौर करें, सेंट्रल एटम, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया। सेंट्रल एटम, ये वाले कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, एसिडिक बढ़ गई। आप लगाते हैं HNO3, आप ले रहे हो H3PO4, आप ले रहे हो H3ASO4। सब में देखो सेंट्रल एटम से क्या अटैच है, O अटैच है। सब में वही हिसाब है, चाहे HNO3 भी आप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर आप लगा लेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। चीजों को सही से लगाना आना चाहिए, इसीलिए एसिडिक बढ़ गया। मेरी बात अब आप समझ पा रहे होंगे। फिर चलो दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, ध्यान से देखो, H2CO3 और H4SiO4, इसमें भी सेम ग्रुप है, एक ग्रुप में, सेम ग्रुप में अप द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, एसिडिक बढ़ गई। लगाते हैं ना, आप ये ले लेते हैं H2SO4, H2SiO4, एसिडिक बढ़ गई, क्योंकि सब में आपका हिसाब क्या है, आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों लगाया, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वाले किसी ग्रुप से घिरा हुआ है। वहां यह बात नहीं, वहां CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो अब यहां पर आप अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगा के सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप आगे से भी इस बात के लिए सावधान रहें कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में आप जो लगाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, वो ऑक्सी एसिड के लिए तब लगाते हैं जब सेंट्रल एटम OH और O ग्रुप से चारों तरफ से घिरा हो। दूसरे ग्रुप से अगर घिरे हो तो आप वहां पर फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, आपके पास इनमें से अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट भी है और एक कंजुगेट बेस वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे? ये सब काफी वीक एसिड है, एक्सट्रीमली वीक एसिड है, तो ये सब पर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फैक्टर लगाया जाएगा?
कंजुगेट बेस वाला। तो चलिए अब हम दोनों एसिड का दोस्त कंजुगेट बेस बनाते हैं, और कंजुगेट बेस बना के तब देखते हैं कि किसके कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसके हिसाब से किसका ज्यादा है। ठीक है, तो इस पेज में मैंने फर्स्ट पेज में एक एग्जांपल लिया है और आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। डेफिनेटली आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लिक किया होगा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो एसिडिक बढ़ गया। हमने आपको समझाया वो वाला फैक्टर आप कब लगाए, ऑक्सी एसिड में लगाए, तब लगाए जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक OH और O का माहौल हो, कोई दूसरा ग्रुप ना हो उस सिचुएशन में। ठीक है, तो हमने उसके एग्जांपल्स भी आपको दिखाए जो आपको पता होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्लीज। जी आइए, इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। ये आपका है CH3 होल 3 COH। हमने यहां से H प्लस रिलीज किया और इसका कंजुगेट बेस बनाया CH3 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 और C से अटैच है। ध्यान से देखें, ये C इससे 3 मिथाइल वाला और O माइनस, और सेकंड है आपका CH3 होल 3 SiOH। आपने H प्लस फिर से रिलीज करवाया, कंजुगेट बेस बनाया और इस बार सिलिकॉन है यहां पर। 3 आपका फिर से मिथाइल ग्रुप है टर्मिनल पे, और यहां पर आगे आपका O माइनस। अब चीजों को देखें आप ध्यान से, दोनों कंजुगेट बेस आपने बनाया, यहां पर वैकेंट 3D है, तो वैकेंट 3D एटॉमिक ऑर्बिटल होने के कारण ये बैक बॉन्डिंग होगी, जबकि इस तरीके का यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सर बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा, अच्छे से देखिए, बैक बॉन्डिंग होने से सर क्या होगा फायदा। बैक बॉन्डिंग होने से यह फायदा होगा, पहले बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो 2p से निकलेगा और जाएगा कहां, 3D में। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, वीडियो से एक बार ना हटे। अगर आपका नेटवर्क जा रहा हो तो फिर कनेक्ट हो। बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप बने। ये कोई जनरल कंपटीशन का जीएस का क्लास नहीं है, हिस्ट्री का क्लास नहीं है, जनरल कंपटीशन के साइंस का क्लास नहीं है, जहां पर हम ऊपर से गुजरते हैं और सिर्फ उन चीजों का जिक्र तेजी से जल्दी जल्दी करते हैं जिससे हमें मजा आ जाए। हम लोग वहां 5 मिनट में 10 टॉपिक को टच करते हैं, तो अपना दिमाग किसी टॉपिक में गहराई में उतर ही नहीं पाता। दिमाग में पेन कब होता है, दर्द कब दिमाग महसूस करता है, जब आप किसी सब्जेक्ट की गहराई में उतरें, और गहराई में उतरने के बाद आपको समझ में आना कम हो, तब आपको दर्द महसूस होता है। और उस समय में आप सोचने लगते हैं कि अब ये या तो मेरे से हो नहीं रहा है, या आप अपने में फिर उस समय कम दोष देते हैं, दूसरों में, सामने वाले में दोष देते हैं कि ये पढ़ा ही नहीं पा रहा मेरे को अच्छे से, जबकि दोनों की कमी होती है। क्योंकि जब भी ऐसा आता है दिमाग कि ये नहीं पढ़ा पा रहा, तो ये भी सोचे साथ में कि क्या ये आदमी दुनिया में किसी को नहीं पढ़ा रहा है, तो किसी को अगर पढ़ा पा रहा है तो फिर मेरे लिए भी तो वो एप्ट होना चाहिए। तो नहीं है अगर, तो हम में भी थोड़ी कुछ कमी रही होगी। ठीक है ना, तो यहां पे ना डेप्थ में उतरने के बाद परेशानी होती है, तो हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में उतरेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं तो आपको मैं प्रॉब्लम में नहीं छोड़ूंगा, निकालूंगा वहां से, लिटरली आप निकलेंगे और बहुत मजेदार सेशन होगा फिर आपके लिए। ठीक है, मेरा काम है पहले फंसाना, पहले आपको ट्रैप करना। ट्रैप करना इन द सेंस कि आप जो, आपका दिमाग जो गलती कर सकता मैं सब वो करवाता हूं, फिर मैं रेक्टिफाई करता हूं सही कॉन्सेप्ट पर, और लास्ट में मैं ऐसे एग्जांपल्स लेके जाता हूं जहां वापस से हम उलझ जाएं और ये फील करें साइंस से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे जो अपने लॉजिक है, एग्जांपल्स हैं, ये लिमिटेड सोर्सेज के हैं, साइंस बहुत बड़ी है, इसलिए लास्ट में वापस उलझाता हूं, लेकिन वहां फील करके कि भाई हम कंपटीशन से ऊपर चले आ चुके हैं। चलो आ जाओ। तो 2p पाई 3d पाई, अब हर जगह लिखना जरूरी है कि ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी कि इनइफेक्टिव। सर आपने कल बोला था N2 N3 की तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है, तो सर इसलिए मैं इफेक्टिव लिखूंगा, डेफिनेटली होगी भी इफेक्टिव। N2 N3 है और ऊपर से इसमें एक जगह D है, तो D तो इफेक्टिव करेगा। हमने क्या बोला, P से ज्यादा इफेक्टिव D करवाता है।
अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? एक्चुअली बैक बॉन्डिंग की वजह से दो जो बातें हैं, एक तो यहां मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आने से, मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज का डिस्पर्शन हो जाएगा। डिस्पर्शन मतलब छितराव, फैलाव, चार्ज का डिस्पर्शन हो जाएगा। और जब चार्ज डिस्पर्शन होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आप लोग बादशाह हैं। चार्ज डिस्पर्शन मतलब एवरेज चार्ज डेंसिटी उस समय में इस एटम पर जो अकेले नेगेटिव चार्ज था, अब वो दो एटम पर डिस्ट्रीब्यूट, सीधे 50% डाउन हो गया चार्ज। तो एवरेज चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो कम हो गई। और आपको पता है ये बिना कोई विथड्रॉवल ग्रुप लगाए इस एनायन की चार्ज डेंसिटी घटती है तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एनायन की चार्ज डेंसिटी को कम करने के लिए विथड्रॉल ग्रुप लगाते हैं पीछे से पूंछ पे, और जब विथड्रॉल ग्रुप लगाते हैं चार्ज डेंसिटी कम होती है तो एनायन स्टेबलाइज होता है। लेकिन यहां पर बिना कोई विथड्रॉवल ग्रुप लगाए हुए समझो 50% हो गया, एक एटम पर जो नेगेटिव चार्ज था वो अब दो एटम के बीच डिलोकलाइज हो रहा है, और वो भी इफेक्टिव पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। इसीलिए इसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जबकि वहां पर कोई इस तरीके का चार्ज डिस्पर्शन नहीं होगा। तो फाइनली स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर ये हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ये ऑर्डर हुआ। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिलिकॉन के तरफ हो गया, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा थी। CH3 COH की ज्यादा हो गई CH3 SiOH से। तो बैक बॉन्डिंग ने क्या किया, इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हर तरह के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी चीज है। एक वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू सोचा या मैंने बताया और उसको तब आंखें खुली, एक वैसे स्टूडेंट के लिए ठोकर था, नॉक नॉक था। लेकिन एक वो अच्छे स्टूडेंट के लिए भी नॉक नॉक था जो सिंपली ये कर लेते थे कि सर इसके कंजुगेट बेस में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ऐसा नहीं है, बैक बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी ये एक्सप्लेन करना है। यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि एवरेज चार्ज डेंसिटी पुअर हो गई, कम हो गई, और चार्ज डेंसिटी कम होने से आयन स्टेबलाइज हो गया ज्यादा। तो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने बैक बॉन्डिंग लगाया, बट उनमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो चार्ज डेंसिटी की वजह से इसको स्टेबलाइज करते हैं बैक बॉन्डिंग लगाने के बाद। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बातें बोली, एक जो गलत लगा रहे थे और एक जो सही में भी कुछ गलतियां कर रहे थे, मिस कर रहे थे इनफैक्ट। तो क्या आप लोगों को ये लॉजिक अब अच्छे से समझ में आया? सभी लोग एक बार रिस्पॉन्ड करें मेरे को कि हाँ सर ये एग्जांपल क्लियर है, यहां पर क्या लॉजिक प्रॉपर लगा, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने नहीं लगाया ऑक्सो एसिड की तरह, क्योंकि ये ऑक्सो वाला लुक नहीं दे रहा आपको। क्या हर लोगों की ये चीजें क्लियर हुई? मेरे को एक बार बताएं प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से। साइन रिवर्स हो गया था मेरा। चलिए सभी लोगों ने लिखा क्लियर है, वेरी गुड, अच्छा फील होता है इस तरीके से अगर हम लोग बात करते रहे हमेशा। तो मतलब आप भी बताते रहें और हम भी आपसे पूछते रहें, तो इससे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, और कम्युनिकेशन जितना बेटर होगा, अगर आप भी कल को टीचर बनते हैं या भी हैं, तो हमेशा अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से जो सामने में आपसे पढ़ रहे हैं, वो उम्र में आपसे बड़े हो, उम्र में आपसे छोटे हो, डजेंट मैटर, ये सब मैटर नहीं होता। सिर्फ ये देखें कि आपके और उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है।
टीचिंग इफेक्टिव तब होती है। टीचर बनना एक बड़ी कला है, बड़ी आर्ट है। टीचर में जो शब्द होते हैं, आपने इन लेटर्स को गौर किया है कभी? देखिए, इन लेटर्स को आप गौर कीजिए, आप कुछ नहीं करना है, इन लेटर्स को आप थोड़ा सा हेर फेर कर दें और इससे आप ये बना लें। देखिए, बस 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 बस। तो टीचर में ना हिसाब किताब ये होता है कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन में आप अगर गैप कर लें तो आप फिर टीचर नहीं रहते, आप चीटर हो जाते हैं। ये वो प्रोफेशन है जो दुनिया के हर प्रोफेशन को जन्म देती है। ये वो चीजें हैं जो दुनिया की हर चीजें बनाती हैं। तो अगर हम एक टीचर बनना चाह रहे हैं, एक लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा कन्वेइंग एबिलिटी अपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कि हम समाज के हर तबके के स्टूडेंट को, छात्रों को, लोगों को एडुकेट करें, अच्छे से एडुकेट करें, हेल्दी माइंड से एडुकेट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट सही तरीके से एडुकेट करें, सही चीजें एडुकेट करें, ना कि कुछ भी रटा पढ़ा कहीं सुना और पढ़ा दिया। तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब मैं सेकंड एग्जांपल में यहां आया हूं। नेक्स्ट 5th नंबर हमने लिया है कि NCH3CO, NCO CH3 लगाया है, NCO SiH3। डेफिनेटली अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको तुरंत सेफ सोच लिया होगा कि एक में बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन मैंने क्यों दिया है जरा अच्छे से इन चीजों को देखें। ठीक है, ध्यान से। सब लोगों ने लगा लिया होगा और बहुत खुशी की बात है कि सीखे आप, या पहले से भी चली आता आपको। इसमें किसी भी तरीके की बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये sp कार्बन हो गई, और ये CH3 है आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए किसी तरीके की बैक बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती है। अब इधर आ जाए आप, N है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहां एक लोन पेयर है। अब यहां पर आपका वैकेंट 3D है, तो जब वैकेंट 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2p से निकलेगा और 3D में जाएगा, 2p से निकलेगा और 3D में जाएगा, तो अब ये बैक बॉन्डिंग काफी इफेक्टिव हो जाएगी। सही है दोस्त? बार बार मैं बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग कब इफेक्टिव है और कब बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव है, यह लिखना मस्ट है, यह सामने वाले को बताना एकदम मस्ट है। ठीक है? तो ये बैक बॉन्डिंग आपकी इफेक्टिव होगी। तो ये वाला जो हाइब्रिड आप समझ रहे थे, एक्चुअली अब ये हाइब्रिड नहीं है, ये पाई में कन्वर्ट कर गया। और 2p पाई 3d पाई हमने पढ़ाया, ये नाइट्रोजन का ये 2p आएगा, और ये सिलिकॉन का 3d हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये 3D में 3 ही ऑर्बिटल हो सकते हैं, या तो dxy या dyz या dzx, और यही इसके पास पेयर है, यही बैक बॉन्डिंग होगी, ये पहले से सिग्मा बॉन्ड से। तो क्या हो गया, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये लीनियर हो गया नहीं, और यहां एक मल्टीपल बॉन्ड, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। तो यहां से ये एक लीनियर यूनिट हुई नहीं, ओवरऑल नॉन प्लेनर है, लीनियर यूनिट है ये। जबकि यहां पर इसका शेप क्या हो गया आपका, बेंट, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, ये बेंट हो गया। जबकि ये जो है आपका कंटिन्यूअस, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ये लीनियर है, ये बॉन्ड एंगल आपका 180। अब एक पॉइंट, ये ओवरऑल प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो sp3 अभी भी ये है, इसलिए ओवरऑल तो नॉन प्लेनर ही है। सर आपने इतना आसान एग्जांपल क्यों लिया, इतना आसान एग्जांपल सर आपने क्यों लिया? थर्ड पेज में आता हूं, और इसको मैं मिटाऊंगा भी नहीं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले, लेकिन इसको मैं मिटाने वाला भी नहीं हूं। मैं थर्ड पेज में एक नया एग्जांपल फिर ला रहा हूं, जल्दी से प्लीज। आइए देखिए, अब मैं 6 नंबर में ऐसा ही कुछ ले रहा हूं, NGH3CO। अच्छे से देखें, NGH3CO,
GH3CO। अब मेरा एक बार फिर से वही सवाल है, इसका शेप क्या होगा? ठीक से, तो सर बैक बॉन्डिंग लगाओ। जर्मेनियम के पास वैकेंट है और सिलिकॉन के नीचे वाले पीरियड से है, तो इसके पास वैकेंट 4D है। सही है, तो अपना जो बैक बॉन्डिंग है वो 2p पाई 4d पाई। अब सवाल है कि इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। 2p पाई 4d पाई इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है? नो बैक बॉन्डिंग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि एक तरफ हमने सेकंड डाला है, तो नो तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, दो में से एक ही वर्ड आपको सोचना है। तीसरा चीज फिलहाल आप ना सोचें। आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हैं, आप तीसरी चीजें ना सोचें प्लीज। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं जैसा बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, और बहुत सारे जवाब दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लोगों को जवाब देना चाहिए। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव, लेस इफेक्टिव को भी चलो इनइफेक्टिव बोल दिया। इफेक्टिव भी लिखा है किसी ने, कुछ लोगों ने। मैं गिन पा रहा हूं 1 2 3, हिमानी शर्मा जी, नमन जी और सोनू जी, ये लोग इफेक्टिव लिख रहे हैं, जो कि कहीं से मेरे को नहीं लग रहा है, बट और सुजीत जी, ये लोग इफेक्टिव लिख रहे हैं। तो लग नहीं रहा है, लेकिन लोगों ने लिखा है, तो एक बार इस लाइव क्लास में मैं पूछना चाहूंगा इन्हीं लोगों में से, चाहे हिमानी ने या सोनू ने या सुजीत ने जो लिखा है, या रणधीर वर्मा ने, क्योंकि आपने अलग लिख दिया जो दूर दूर से नहीं होना है। तो क्यों लिखा? सुजीत जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप अपने आप को एक्सप्लेन करें कि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग क्या सोच के आपने लिख दिया। जवाब का मुंतजिर हूं। सर पिछले क्लास में तो इफेक्टिव करवाया था, वही बात तो मैं कह रहा हूं। 2p पाए 4d पाए, चलिए आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं, लोगों के अलग अलग मसले हैं। आइए अच्छे से सोचिए। हमने आपको लास्ट लेक्चर में जर्मेनियम का एक एग्जांपल लिया था। हमने आपको एक सीख दी थी कि आप जर्मेनियम वाले बैक बॉन्डिंग को वहां पर, हालांकि वो 4D था, 4D पाई था, तो 4D को इनइफेक्टिव होना था। नॉर्मली अगर बोला जाए तो 4D को इनफेक्टिव होना था। अच्छे से देखिए मेरी बातों को, सीखे। 4D को नॉर्मली इनफेक्टिव होना था। 2p पाए 4d पाए, यूजुअली इसको अपन इनफेक्टिव ही बोलते हैं, इनफेक्टिव ही बोलते हैं। जैसा हमने इनफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, जैसा हमने एग्जांपल में BBr3 भी लिया था, ये सही है। लेकिन हमने जो NGH3 का एग्जांपल किया था, आप याद करें, यहां पे ये बैक बॉन्डिंग 2p पाई 4d पाई हमने इफेक्टिव लिखा, और हमने ये बोला वो इफेक्टिव इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये sp3 को sp2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, 109 को 120 में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो थोड़ी ना पता है कि आखिर ये क्राउड से हुआ है कि बैक बॉन्डिंग से, कुल मिलाकर के तो हुआ है।
तो जो चेंज हो गया तो हमने इसको इफेक्टिव बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे भी वही चीजें सोचनी होंगी कि अगर ये बैकबॉन्डिंग यहां से इस लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डिलोकलाइज करवा के कंप्लीटली इसको अगर लीनियर कर ले, ये कर ले, sp हो जाए, तो हम इफेक्टिव बोलेंगे क्योंकि हाइब्रिडेशन को चेंज कर दिया, यहां sp2 दिख रही थी पहले। तो सवाल है क्या sp2 से sp जाना, 120 से 180 जाना, जरा समझें, क्या ये करवा पाएगा? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इतना नहीं कर सकता है। यहां पे 109 120 पर जा रहा था, मतलब अ लिटिल बिट 10 डिग्री बढ़ना था। और वैसे भी जब हमने मिथाइल लिया तो मिथाइल के केस में भी 109 से ऊपर था बॉन्डिंग एंगल, 111 था। तो यहां तो जर्मेनियम था तो क्राउड, और तीन तीन जर्मेनियम, यहां उस तरह की बातें तो है नहीं, एक GeX3 है, तो इसलिए क्राउड वाली चीजें आप यहां लगा नहीं सकते हैं। और यहां 4D इनफेक्टिव था बैक बॉन्डिंग में, लेकिन इतना तो कर सकता था वो कि 110 111 से वो 120 ले गया, 110 से 120, मतलब 10 डिग्री बढ़ना था। यहां 260 डिग्री 60 डिग्री से आपको रेज करना बॉन्डिंग एंगल, दिस मच बाय दिस मच एक्सटेंट 2p pi 4d pi बैक बॉन्डिंग कैन नॉट मेक अ चेंज बाय दिस एक्सटेंट, इसीलिए ये चीजें संभव नहीं है। ध्यान से, 2p pi 4d pi कैन नॉट मेक this much large extent in change in bond angle, ये नहीं हो सकता है, ये इतना इफेक्टिव तो नहीं है। जब नहीं करवा पाया काम तो आपको हम इनइफेक्टिव बोलेंगे, जबकि हमने आपको इसी मॉलिक्यूल में 2p pi इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बोला था, इसी एटम के साथ कल हमने इफेक्टिव बोला, आज हमने आपको इनइफेक्टिव बोला। क्यों? पढ़ने वाले स्टूडेंट को कभी कभी हम ये भी बोलते हैं, शाबाश मेरे शेर, तुम मेरे नाज हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मतलब यू आर अ रॉक स्टार। और कभी कभी उसी को जब वो इरिटेट कर दे, वो काम नहीं कर पाए, आपका वर्क नहीं कर, गधे कहीं के, दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो बातें वही है, वही 2p pi 4d pi बैक बॉन्डिंग है। जब उसने काम कर दिया तो हमने पीठ थपथपा दिया, तेरी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है। जब तुम काम नहीं कर पाए तो हमने गलिया दिया तुमको, तेरी बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव है। उम्मीद है आपको ये लॉजिक अच्छे से अब समझ में आया होगा। इतना बड़ा चेंज देखिए, sp2 sp में कहां से जा सकता है? नहीं जा पाएगा। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, अच्छे से देखें। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे लॉजिक सब कुछ है, अब बैठ के रटते रहोगे तो थोड़ी ना कुछ होना है। तो आप इस तरह से क्या बोलेंगे कि ये जो आपका NGH3 है और ये CO है, ये बेंट है शेप में, ये बेंट है शेप में, ठीक है। और हाइब्रिडेशन यहां नाइट्रोजन का sp2। उम्मीद है अब आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो ठोकिए लाइक, बनता है अगर चीजें क्लियर हो गई तो। सभी लोगों को आया समझ में क्या? सभी लोग बताइए मेरे को प्लीज एक बार, अगर समझे आप लोग तो। पिछले क्लास से हमने लास्ट लेक्चर से इसको डिफरेंशिएट किया है, क्या ये बातें आप सभी के समझ में आ गई?
गुड, सभी लोगों ने लिखा है कि हाँ सर समझ में आया, कातिलाना था सर। अरे थैंक यू। तो चलिए एक अच्छे एप्लीकेशन से, अभी लर्निंग चल रही है, धीरे धीरे और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आएंगे। अब हमने लिया है, आप जरा गौर करें मैं बैक बॉन्डिंग को किस किस एरिया में लगा रहा हूं। बैक बॉन्डिंग के लिए हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हर कुछ हमने डिस्कस किया। एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले लेता हूं, चूंकि इस स्पेस में पेज में कम जगह है। और H3BO3 और यहां पे ले लेता हूं BOH होल 4 माइनस, या इसी को ऐसे बोला जाता है H3BO3 इन NaOH। नहीं समझे? ऐसे देखो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया। कंपेयर BO बॉन्ड लेंथ इन H3BO3 वर्सेज H3BO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें है कि इन दोनों में बीओ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाओ। H3BO3 एक नॉन प्रोटॉनिक एसिड होता है, आपको तो पता ही होगा। ये नॉन प्रोटॉनिक एसिड होता है, ये वाटर में जाकर के कभी H+ रिलीज नहीं करता है। तो बीओ बॉन्ड लेंथ, और दूसरा है H3BO3 बट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो एक्चुअली जानना पड़ेगा ना कि NaOH क्या है। तो ये लुईस एसिड है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। तो जब आप NaOH डालते हैं तो NaOH मतलब OH माइनस आपका ये न्यूक्लियोफाइल है नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल पर ये अटैक करेगा, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करवा लेगा, Na प्लस BOH होल 4 माइनस। नहीं समझे? ये बन गया, तो BOH होल 4 माइनस अब ये हो गया आपका, बन गया ना, एक OH माइनस ट्रांसफर हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसको आप बोलते हैं, ये हो गया। अब इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपकी बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, 2p इफेक्टिव, और यहां पर अब वैकेंट रहेगा नहीं, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, नो बैक बॉन्डिंग। इसीलिए अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहां मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस B2O, डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ B2O किसकी ज्यादा हो गई, H3BO3 में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर छोटा, और H3BO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH में बड़ा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मामूली एग्जांपल है, कम स्पेस था तो हमने चलो एक एग्जांपल लिख दिया। नहीं, क्या हो गया यहां पर देखो क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट आपसे लिखता ना कि H3BO3 और BOH होल 4 माइनस में कंपेयर करो तो आसान हो जाता, लेकिन क्या हमने क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया, हमने लिखा H3BO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपको समझना पड़ेगा कि NaOH में OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा H3BO3 में बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पर, तो इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो BOH होल 4 माइनस बना लेगा। तो BOH होल 4 माइनस हो गया, तो अब तो sp3 हो गया, तो वैकेंट तो बचा नहीं कोई p, तो बचा नहीं, तो यहां बैक बॉन्डिंग, अब वो नॉर्मल बन गया एग्जांपल। तो लिखने में भी कई बार ना आपको किस तरीके से लिखना है, मतलब क्या दे रहा है, उन चीजों का मतलब पहले निकालना पड़ता। छोटी चीजें थी, कोई बड़ी चीजें नहीं थी। तो आप स्क्रीनशॉट ले, अगला एग्जांपल, फिर हम बढ़िया वाला शानदार एग्जांपल लाने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। आइए अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर शायद ये 7 था, नहीं 8 था। 7 था, तो एप्लीकेशन नंबर 8 में मैं चलूंगा आपको लेके। NH3, NF3, NCl3, बॉन्ड एंगल, शेप, दोनों चीजें कंपेयर करनी। सबसे पहले मैं आप लोगों से अब पूछने जा रहा हूं बॉन्ड एंगल, लेकिन रुकें,
बॉन्ड एंगल में एक्सटेंट आपको समझाना होगा मेरे को। एक्सटेंट मतलब अगर कोई बड़ा है या छोटा है तो सिर्फ बड़े छोटे का ऑर्डर नहीं लिखना है, बहुत बड़ा है अगर कोई दूसरे से तो वो भी ऑर्डर में पुट करना है। मान लो कि आपने लिखा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, लेकिन मान लो कि बी और सी की वैल्यू में बहुत का अंतर है, तो आपको ऐसे लिखना है ए ग्रेटर देन बी, बी मच ग्रेटर देन सी, ऐसे लिखना। लेकिन अगर नॉर्मली वैसा नहीं कुछ है तो आप ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आप लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को? आप इस तरह से जवाब दें। अगर कोई बहुत बड़ा वैल्यू लग रहा है तो किसकी बड़ी वैल्यू लग रही है वो क्लियर करना है ऐसे करके, ठीक है? तो आपके जवाब का मुंतजिर है बेसब्री से, आप बताएं। NH3 NF3 NCl3, NH3 को A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं और उसको C लिख देता हूं मैं। सोचे अच्छे से। आप जब वीडियो को रिकॉर्डेड मोड में अगर देख रहे हैं तो आप भी वीडियो पॉज करके सोच ले अच्छे से, फिर हम लोग डिस्कशन में जाएंगे कि इन तीनों का बॉन्ड एंगल से बाद में डिस्कस कर लें। आप पहले बॉन्ड एंगल को देख के मेरे को बताएं। ऑर्डर मेरे को चाहिए। मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है वो एक आंसर अवेलेबल है जिन लोगों ने बोला है ए मच ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और दूसरा आंसर है बी सी देन ए। तीसरा आंसर अपने पास है सी ए बी। अगला आंसर है अपने पास अवेलेबल सी बी, सी मच ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। और जी हां, गूगल का सहारा नहीं लेंगे, गूगल का सहारा आप नहीं लेंगे, माता रानी की कसम है आपको। हमारे देश में जो है कसम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कसम दे दो उसके बाद जज साहब भी मान लेते हैं कि सामने वाला बंदा सच ही कह रहा होगा। अलग बात है कि जज साहब खुद दिन भर में अपनी पत्नी के सामने झूठ ही बोलते हैं, कसम खा के, वो भी बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। सी मच ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये एक और स्टूडेंट ने भेजा है। बी सी ए बी, सी ए बी, ये एक और लोगों ने भेजा है। ए मच ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये एक और लोगों ने भेजा है। सी देन ए देन बी, ये एक और लोगों ने भेजा है। बी सी ए, बी सी ए, ये दो लोगों ने भेजा है। सुजीत जी ने भेजा बी ए सी, बी बिल्कुल अलग जवाब नहीं है, दो लोगों ने ये भेज दिया। अरुण जी ने भेजा बी सी ए, बी सी ए, ये तीन लोगों ने भेजा है। जवाब आ रहे हैं, अच्छी बात है। फीलिंग आ रही है थोड़ी कि आईयूपीएससी की मीटिंग में बैठे हुए हैं, पॉलिंग साहब कह रहे हैं बीसीए, हुंड साहब कह रहे हैं सीएबी। हाँ, और मैडम क्यूरी भी बीच बीच में आ रही हैं। मैं हिमानी शर्मा की बात कर रहा हूं और मैडम क्यूरी कह रही नहीं, ए बी सी सही ऑर्डर होगा। तो आईयूपीएससी की मीटिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो हिमानी ने कहा सी ए बी, सी ए बी। चलिए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया अपने हिसाब से, ठीक है।
जितनी पॉसिबिलिटी थी मेरे को लगता है पीएनसी लगा लिया लोगों ने और सारी चीजें लिख दी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए आइए, क्लासेस मिस ना करें और एकदम सारी क्लासेस करें। क्लास उसी दिन मेरी छोड़ दे जिस दिन मेरे पर भरोसा ना रहे उस दिन से छोड़ दे क्लास। और मेरे नहीं, ये किसी पे भी लागू होती है ये बातें। जब तक भरोसा है तब तक उन पर सारी क्लासें उनकी करें और बिना कोई डाउट किए, बिना कोई शक किए। जिस दिन शक आ गया फिर छोड़ दे, क्योंकि वो शक के साथ अगर आप किन्हीं से पढ़ेंगे ना तो वो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपकी बर्बादी है उसमें बहुत जम के। तो चलो आ जाओ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। NH3 मैं बनाता हूं, बहुत सिंपल है। हाइब्रिडेशन sp3 कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, पिरामिडल शेप। और NH3 की तो बॉन्ड एंगल याद होगी आप लोगों को, 107.1 होती है। NF3 ध्यान से देखिए, NF3 ठीक है, यहां भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां भी हाइब्रिडेशन sp3, शेप यहां भी आपका पिरामिडल ही है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल अभी नहीं लिखते हम लोग, हालांकि मेरे को तो पता है ही, लेकिन बॉन्ड एंगल नहीं लिखते, 102-3 के बीच में होगा आपका, तो चलो नहीं लिखते। एनीवेज, अब आते हैं हम लोग NCl3 पर। ठीक से, अब यहां पर स्पष्ट दिख रही है बैक बॉन्डिंग है। हमने आपको बोला था कि बैक बॉन्डिंग हर जगह लगाना है, तो 2p से निकला और 3d में गया, और ये काफी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। गूगल का सहारा लेने हमने मना किया हुआ है, क्योंकि एक तरफ 2p है एक तरफ 3d है, तो काफी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। ये पेयर जो है अच्छे से देखिए, ये पेयर डिलोकलाइज हो गया, और डिलोकलाइज अगर हो गया दोस्त तो फिर ये कन्वर्ट इस तरह से कर गया, वो पेयर डिलोकलाइज हो गया तो हाइब्रिडेशन sp2 के तरफ लेके चला गया, और इस तरह से बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज लार्जली, बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो अब तीनों में जो, अब इन दोनों में, यहां तो बैक बॉन्डिंग से सीधा चेंज हो गया, अब इन दोनों में अगर लगाऊं तो अब क्या लगाऊं मैं? कोई ग्रुप भी बड़ा नहीं है कि क्राउड लगा दूं, टर्मिनल ग्रुप भी नहीं बड़ा है कि क्राउड लगा दूं मैं, वो भी नहीं पॉइंट है, तो क्या लगाऊं? आपने पढ़ा होगा बेंट्स रूल, आपने पढ़ा होगा बेंट्स रूल, तो बेंट्स रूल लगाऊं। बेंट्स रूल कहता है कि अगर आपका टर्मिनल एलिमेंट, बेंट्स रूल आपका कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम ऑलवेज प्रेफर शेयरिंग द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम हैविंग लेस एस कैरेक्टर। क्या कहता है बेंट्स रूल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम always prefers sharing the orbital of central atom having less s character। हालांकि बेंट्स रूल मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब आप कोर्स परचेज करके केमिकल बॉन्डिंग मेरे से पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कोई अगर सेंट्रल एटम ए है, मान लो इसके पास 2 ऑर्बिटल है, एक आप लिखते हैं x मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान से देखिए, और एक को जोड़ते हैं y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। 2 तरीके के एलिमेंट्स, मैं बेंट्स रूल को थोड़ा सा समझा रहा हूं, अच्छे से आप देखिए मेरी बात को अच्छे से। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान से सुने, बेंट्स रूल का कहां से वो पैदा होता, मैं ये समझा रहा हूं, लोग रट लेते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहता है, देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जबकि ये लेस से अगर है तो वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कब खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कब खींच पाएगा? ऐसा तभी संभव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कब खींच पाएगा? तभी संभव है जब इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ऑर्बिटल की लो होगी, इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी तो ये खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो तब होती है जब एस कैरेक्टर कम होती है,
क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसीलिए जरूरी है कि यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एलिमेंट है तो हमेशा वो प्रेफर करेगा कि वो शेयर करे सेंट्रल एटम के उस ऑर्बिटल के साथ जहां पर एस कैरेक्टर कम हो, मतलब इसमें परसेंटेज एस कम होगा। बेंट्स रूल पता तो सबको होता है, लेकिन वो इतनी छोटी सी बातें उसको समझ में नहीं आती है कि ये आया कहां से, वही मैं समझा रहा हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम के उस ऑर्बिटल के साथ खुद को शेयर करता है जहां पर एस कैरेक्टर कम हो। तो एक्चुअली क्यों एस कैरेक्टर कम हो? क्योंकि इसका काम क्या है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखे। ये ऐसा कब कर पाएगा? जब ये रिलीज करे, मतलब इसकी इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल वेरी करती है। sp ऑर्बिटल की ज्यादा होती है, sp3 ऑर्बिटल की कम होती है। तो इस ऑर्बिटल का s कैरेक्टर आप लो करोगे तब तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पुल कर पाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूं, इसलिए वैसे ऑर्बिटल पर अटैक करूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आपको अच्छे से ये बात अब समझ में आई होगी, बेंट्स रूल। ठीक है, बहुत मामूली चीज है, पता सबको रहता है, लेकिन देखो कितना बेसिक लॉजिक है। तो चलो ये बात, तो अब इस तरह से अगर NH3 NF3 में देखूं, NH3 और NF3 में देखूं, तो एक में हाइड्रोजन और एक में फ्लोरीन है आपका अटैच, तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा जहां परसेंटेज एस कम हो। और परसेंटेज एस अगर इसमें कम है, इसमें परसेंटेज एस ज्यादा है उसकी तुलना में, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है दोस्त, होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तभी तो आपका sp sp बॉन्ड एंगल 180 ज्यादा है किससे? sp2 sp2 120 से, और ये ज्यादा है किससे? sp3 sp3 109 से, है ना। क्योंकि परसेंटेज एस 25, परसेंटेज एस 33, परसेंटेज एस बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो इन दोनों में यहां पर परसेंटेज एस कम है तो इसकी बॉन्ड एंगल कम, उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो फाइनली बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर आया वो क्या आया? इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका? NH3, यहां पर परसेंटेज एस कम से बॉन्ड एंगल कम NF3, और इन दोनों से काफी ज्यादा NCl3। मतलब सही आंसर है NCl3 इज C मच ग्रेटर देन NH3A ग्रेटर देन NF3B। ये वाला आया। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? बताए अच्छे से, बढ़िया से क्लियर हुआ? बताए मेरे को प्लीज, सभी लोग बताएं। या किन्हीं के मन में कोई शक है, कोई डाउट है तो वो भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, बट सभी लोग मेरे को बताएं। मैं एकदम सामने हूं आपकी वीडियो के सामने, कि आप सभी को ये समझ में आया अच्छे से? सभी लोग बोले C much greater than A greater than B। नमन जी ने लिखा मेरा सही था सर, आपने बोर्ड पे नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं है, माफी चाहते हैं इस चीज के लिए नमन जी। बाकी सभी लोग यस सर लिख रहे हैं। बहुत लोग अभी तक नहीं लिखे हैं, सभी लोग बताएं समझ में आया या नहीं आया, या डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, मन में कुछ आ रहा है तो इसलिए बोले। अगर आया तो सभी लोग बताएं। मनोज जी ने लिखा झकास समझ में आया। अरुण ने लिखा है क्लियर है सर बट लास्ट क्लास मिस किया तो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, इतना मैनेज कर ही सकते हैं। नीलम ने लिखा समझ आया साइक। इमरान ने लिखा यस सर। नंदिनी ने लिखा है क्लियर सर। नंदिनी आप बहुत दिन के बाद क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्या करें। सोनू ने लिखा यस सर। सुजीत ने लिखा यस सर। कविता ने लिखा यस सर समझ आ गया। और भी लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और भी लोग बताएं प्लीज। और भी लोग बताएं प्लीज, चुपके से ना देखें वीडियो। अगर भाई पढ़ाई कर रहा है तो डरना क्या। अभय दुबे ने लिखा यस सर। अजय ने लिखा यस सर। अफजल ने लिखा ऑल क्लियर।
ब्रह्मा भगवान ने लिखा, यस सर। मैं लेट हो गया था सर, इंट्रो कुछ लिखा उन्होंने, चलिए ठीक है, सब लोगों ने लिखा, समझ में आया, बढ़िया आया, अप्रिशिएट किया। एक टीचर की मुट्ठी में सृष्टि भी होती है और विनाश भी होती है, मतलब क्रिएशन भी होता है और डिस्ट्रॉय, दोनों चीजें उनकी मुट्ठी में होता है, दोनों चीजें। कविता ने लिखा, सर जी इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं इतना अच्छा। अब देखो, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए, और हमने सभी लोगों से पूछा आप समझे कि नहीं क्या है, सब लोगों ने तारीफें की, अच्छा समझ में आया, अच्छा भी लगा, बट मैंने आपको गलत पढ़ाया, मैं आपको मिसलीड कर रहा था, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि गलत रास्ते क्या है, और स्टूडेंट उस रास्ते पर अक्सर फिसलते हैं और बड़े मजेदार तरीके से चलते हैं उस पर। गलत रास्ता तो हमेशा बड़ा आनंददायक होता है, इस उम्र में आपसे बेटर इस स्थिति को, इन चीजों को कौन जानता होगा। आपने गलत चीजें सीखी और कितना एंजॉय किया, आप जरा ये सोचे। अब मैं रेक्टिफाई करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, बट मेरा यही तरीका है कि मैं पहले आपके मन की चीजें करवाता हूं और फिर समझाना चाहता हूं कि आप गलत हैं। आइए, कहां पे गलत है, कहां सही है, आइए मैं बात करता हूं। कहां आके सर फंस गए। लोग सही नहीं पढ़ा रहे हैं, लोग सही पढ़ाते पढ़ाते परेशान है, आप सर गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, आइए, ऐसा नहीं है कि मैंने बेंड्स रूल आपको गलत पढ़ाया, ये तो आपको भी मालूम है सही होगा, इसका मैंने लॉजिक दिया। गलत ये है, ठीक है, ये गलत है, और एक्चुअली आपने ये सब सही लगाया, कोई दो राय नहीं है, ये वाली चीजें आपकी गलत है, ये गलत है। यहां पर ध्यान से सुने, सही क्या है, 2p पाई 3d पाई इन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है। इसीलिए मैंने बोला था होश ठिकाने लग जाएंगे आपके। मैं ऐसी चीजें अगले पेज में बताने जा रहा हूं जो पब्लिकली तो नहीं बताता, बट ये हिम्मत मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। 2p पाई 3d पाई ये बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव है। सर ये कैसे हो सकता, आपने पढ़ाया है 2p पाई 3d पाई काफी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है। सर मैं मान ही नहीं सकता कि 2p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। एक बार सर आप और सोच लें कि क्या आप सही पी रहे हैं या आपने भांग वांग चढ़ा रखा है। तो नहीं दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, आपने सब कुछ सही लगाया, आपसे एक गलती ये हुई है कि ये बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव है जिसको आपने इफेक्टिव लिखा है। और आगे इसमें अब लर्निंग लेसन है आपके लिए, आगे आपके लिए एक लर्निंग लेसन है कि कोई भी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव हो, यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नाम से लिख दे कि इफेक्टिव है। नाम कई बार एक ही नाम से कई लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हर कलाम नाम रखने वाला इंसान, अब्दुल कलाम तो हो सकता है नाम से, बट बाय प्रॉपर्टी वही लोग नहीं हो सकते हैं वो। तो 2p पाई 3d पाई नाम की बैक बॉन्डिंग है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, ये इनइफेक्टिव है। कैसे, अगले पेज में इस राज को खोल रहा हूं, आप वीडियो पर बने रहें, स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आइए देखिए, मैं क्लियर करता हूं इन चीजों को। ये आपका पेज नंबर 5 आज के लेक्चर का। हो क्या रहा है, मेरी बात को समझे। ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है, 2 क्लोरीन अटैच है, और ये एक क्लोरीन है। एक्चुअली क्लोरीन जो अटैच है, ये एलिमेंट जो है,
इस ऑर्बिटल को जरा फील करें ध्यान से, इस ऑर्बिटल को जरा फील करें। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है ये? 3p5 है ना, 3p5, 3s2, 3d0, यही है ना ये वाला, और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का, यही है हिसाब किताब। आप अच्छे से देख ले, आपके क्लोरीन एटम जो आपका यहां पर टर्मिनल पर है, इस क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 एक पेयर और 3p5, ये आपका लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, और ये भी आपका लोन पेयर है, सही है। और ये आपका वैकेंट है पूरा, ये आपका वैकेंट 3d एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छे से देखें, ये सिचुएशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लिया, हमने जो ये क्लोरीन लिया, हमने जो ये क्लोरीन लिया, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3s2, 3p5, 3d0, तो 3s2 का ये लोन पेयर बन गया, 3p5 का भी ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। आप 3 पेयर दिखाते हैं ना क्लोरीन पे जी, आप क्लोरीन को कैसे दिखाते हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर दिखाते हैं, तो 3 लोन पेयर हमने दिखाया, दिखा दिया। तो चलो ये बना दिया। अब पॉइंट क्या है, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो कहां हो रही है? 3d में जाएगी, यही ना किए आप। ये बैक बॉन्डिंग कहां जा रही है? 3d में, 2p से 3d में जा रही है, ठीक है, यही बैक बॉन्डिंग है। अब इसी को हमने इनइफेक्टिव बोल दिया। जरा अच्छे से सोचे, एक्चुअली यहां पर पहले से लोन पेयर्स अवेलेबल है, और इसी एटम के पास रीचेबल ऑर्बिटल है, ये इसको इंगेज करेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं जरा अच्छे से समझिए। आप एक बेंच पर क्लासरूम में कई बार बैठ चुके हैं, अच्छे से मेरी बात को सुने। आप जब क्लासरूम में फील करें आप कि आप क्लासरूम में एक बेंच पर बैठे हुए, मेरी बातों को आप फील करें, और आप जब बेंच पर बैठे एकदम क्लासरूम में फील करें कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूं, आगे के बेंच पर बैठा हुआ हूं, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, या आप अकेले भी बैठे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। आप बैठे हुए हैं और जगह बाकी बेंच, उस बेंच पर बाकी सीटें खाली है। ठीक से सुने, आपके पास जब आप क्लास जाते हैं तो आपके पास बैग होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं, असाइनमेंट्स होता है, कुछ होता है, बहुत सारी चीजें। बट आपके क्लासरूम में जो आप जो सीटें देख रहे हैं, बेंच पर जो वैकेंट सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स हैं, एक्चुअली वो क्यों वैकेंट है? वो दूसरे स्टूडेंट के लिए वैकेंट है। आपने एडमिशन लिया है एक सीट के लिए, तो आपका जो सीट है आप उस पर बैठेंगे, और बगल वाला जो सीट खाली है, वैकेंट है, उस पर जो बच्चे बाद में आएंगे, जो स्टूडेंट पीछे से आएंगे, वो आके बैठेंगे उस पर। क्या वो बगल की सीटें इसलिए है कि आपने जो बस्ता लाया है, बैग लाया है, किताबें लाई है, बॉटल लाया है पानी का, वो रख दो वहां। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बैग को, बस्ते को, पानी के बॉटल को, या आपके पिछले बाकी नोट्स को, बाकी किताबों को आप उस खाली जगह पर रख देते हैं। आप इस खाली जगह पर रख दे रहे हैं। आप ध्यान से सुने, आप ये वाले ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक से देखिए, आप ये वाले हैं जो आप बॉन्ड बना रहे हैं, ये बाकी के लोन पेयर्स हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए तीनों में से आप कोई भी है, बॉन्ड बना रहे हैं, या ये सब कोई भी है, ये वैकेंट है। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि सीट खाली है, यार कोई है नहीं, आपका कोई इंटेंशन खराब नहीं है, आप टहलने चल दिए इस ऑर्बिटल में, डिलोकलाइज किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आदत होती है खाली जगह देखो तो डिलोकलाइज हो जाए। और पी को डी का चस्का लगा हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है पी को जब डी मिल जाए तो डायरेक्शनल फीचर बढ़ जाता है। हमने कल से आज तक में 4 बार 5 बार बोल दी ये बातें कि पी से ज्यादा डायरेक्शनल डी होता है। आपने पीडी हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा, एक बेहतरीन हाइब्रिडाइजेशन होता है पीडी। क्यों ये पीडी हाइब्रिडाइजेशन होता है? एसपी की तरह लीनियर होता है। तो पीडी हाइब्रिडाइजेशन जेआरएफ वाले को जानना चाहिए, बाकी ग्रेविटेशन वाले तक पीडी नहीं जानते हैं। तो क्यों होता है ये पीडी हाइब्रिडेशन? क्योंकि पी को जब डी का फ्लेवर मिलता है ना, तो उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रिच होता है, और ऑर्बिटल का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जितना बेटर हो, वो ऑर्बिटल ओवरलैप भी उतना अच्छा करता है, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिटल चाहता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो। एनीवेज, तो ये
खाली जगह देख करके इसको इंगेज कर रहा है, टहल रहा है, डिलोकलाइजेशन में इस्तेमाल कर रहा है, तीनों लोन पेयर इसको इस पर कैप्चर किए, इसको कब्जा जमा रहा है। उसका है नहीं वो, जैसे आपने बैग निकाल के खाली जगह पे रख दिया, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? आपको लग रहा है यार यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, मैंने बैग रख दिया, मैंने किताबें रख दी, क्या प्रॉब्लम है? आपने अपना तनाव कम किया, आपने अपने बैग को डिलोकलाइज करवा के अपने स्ट्रेस कम किया, स्ट्रेन कम किया, स्टेबिलिटी बढ़ाई। आप अपनी स्टेबिलिटी का फायदा का सोच रहे थे, बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई? जो नया बच्चा क्लासरूम में एंटर कर रहा है, सोचो ना, जो नया बच्चा क्लासरूम में एंटर कर रहा है, वो पहली बेंच पे देख रहा है, एक तो बेचारा बाद में आया, प्राइमरी इफेक्ट है नहीं, वो सेकेंडरी है। पहले तो है नहीं, वो प्राइमरी है नहीं, सेकेंडरी इफेक्ट जो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो तो इसी में मरे जा रहा है, इसी तकलीफ में मरे यार मैं बाद में आया हूं, मतलब उसको अंदर से जो बाद में आया, मान के चलो कि आप ही बाद में आ रहे हो, तो अंदर से ग्लानि महसूस होती है ना, गिल्ट होता है ना मन में कि यार लेट है, बाद में है। जबकि प्रैक्टिकली सोचिए, वो बेंच जो है, पहला बेंच जो वैकेंट सीट है, वो दोनों की जगह है, क्योंकि दोनों ने पैसे दे रखे हैं एक एक सीट के। तो आप जाओ और हिम्मत से कह सकते हो, सुन बे अपना बैग हटा, यहां बैठने का मेरा अधिकार है, तूने भी एक सीट के एडमिशन लिया, मैंने भी एक सीट का एडमिशन लिया, बैग हटा ले। तुम ये बोल सकते हो लिटरली, लेकिन तुम्हारे मन में गिल्ट है कि तुमने बाद में, तुम प्राइमरी में नहीं, तुम सेकेंडरी इफेक्ट में हो, तुम बाद में आए हो, पीछे से आए हो, इसीलिए तुम वहां पर जब बैठने के लिए जाते हो, ध्यान से बोलते हो, भैया हमको भी बैठने दो ना, थोड़ा सा, ऐसे बोलते हो, थोड़ा सा खिसकिए ना, थोड़ा सा खिसकिए ना, ना प्लीज खिसकिएगा, प्लीज थोड़ा सीट दीजिए, प्लीज थोड़ी जगह दीजिए। क्या है ये? खिसकिएगा ना, थोड़ा सा खिसके, मतलब एक नजाकत। क्यों आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बताइए क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जरा सोचिए, वो तो हक है आपका, लेकिन क्यों कर रहे हैं? सेकेंडरी इफेक्ट। तो वो खिसक रहा है, बेंच है, वो भाई साहब यहां यहां ये ब्लैक वाले पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं, और इधर बस्ता रखा हुआ है, उनका बॉटल रखा हुआ है, और अब आपने उनको बोला कि थोड़ा सा खिसकिए ना, तो वो अपना बॉटल खिसका रहे हैं, अपना बैग खिसका रहे हैं। आप बैठ रहे हैं, आप इस बेंच पर बैठ रहे हैं, देखिए कैसे बैठ रहे हैं, है? पूरा नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे जाके नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं? ये देखिए, पूरा टिका के बैठ भी नहीं पा रहे हो, आधे बेंच पे आधे हवा में, राम बेंच पे, लखन आपका हवा में। महसूस करो, बैठे हो यार कि खड़े हो, पता ही नहीं चल रहा, इक्विलिब्रियम में हो। मतलब आपकी सिटिंग इफेक्टिव नहीं होगी, आपकी सिटिंग इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन कमीनों ने पहले से इसको कैप्चर कर रहा है, इसीलिए ये रोकेगा। केमिस्ट्री में रोकने का साइन ऐसे होता है, आपको पता होगा, ये रोक रहा है, क्योंकि ये लोग जान रहा है कि अगर ये बैकबॉन्डिंग कर लिया तो हम जो इसको कब्जा जमाए हुए थे खाली जमीन पर, ये अब मेरे रेंज से बाहर हो जाएगा यार, ऐसे धीरे धीरे तो दूसरे लोग इसको ले लेंगे, इसलिए रोकेगा। रोकेगा तो ये डिलोकलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, नहीं होगा अच्छे से, नहीं होगा अच्छे से, नहीं होगा अच्छे से, नहीं होगा अच्छे से, इसीलिए बैकबॉन्डिंग कही जाएगी इनइफेक्टिव। नाम का आप फर्स्ट बेंच पर बैठ गए दोस्त, नाम का आप बाद में आके फर्स्ट बेंच पर बैठे, अंदर से तो तकलीफ है यार, राम बेंच पे लखन हवा में, इससे बेहतर है कि पीछे के बेंच पे राम लखन एक जगह तो रख के बैठते। आप नाम का बैठे हैं वहां, ये सिटिंग इफेक्टिव नहीं हुई, ये बैकबॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हुई, इसको हमने बोला इनइफेक्टिव। तो अब आपके मन में आया, ध्यान से, जब इनइफेक्टिव हुआ तो अब जरा देखें, अब इसको बेटर है कहना। देखो वही मैंने बोला कि ना आप बैठे ना खड़े हैं, मतलब आपका जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का इंटरमीडिएट सिचुएशन है, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है, इंटरमीडिएट सिचुएशन है। आप इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल देते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नाम दे देते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप प्लेनर नहीं हो पाएंगे, अभी भी आप पिरामिडल ही रहेंगे, और आपकी हाइब्रिडेशन sp2 नहीं हो पाएगी, ठीक है? नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 नहीं हो पाएगी, हाइब्रिडेशन
sp3 रह जाएगी और शेप आपका पिरामिडल होगा, आप प्लेनर नहीं हो पाएंगे, आप प्लेनर नहीं हो पाएंगे, आपका शेप पिरामिडल रह जाएगा। हां, ये बैकबॉन्डिंग इनफेक्टिव है, लेकिन चूंकि क्लोरीन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ग्रुप रिपल्सन होगा। ध्यान से, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बट Cl बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड होने से क्या हो गया, थर्ड पीरियड के एलिमेंट बड़े होते हैं तो लार्ज साइज्ड ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप होगा, तो ग्रुप रिपल्सन एट टर्मिनल पोजीशन, ध्यान से, टर्मिनल पोजीशन पर ग्रुप रिपल्सन होगा। ये बॉन्ड एंगल को बड़ा कर देगा, वाइडेंड बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल को ग्रुप रिपल्सन बड़ा कर देगा। बैक बॉन्डिंग बड़ा नहीं कर पाया, बैक बॉन्डिंग बड़ा नहीं कर पाया, कौन किया, ये ग्रुप रिपल्सन किया। तो इस तरह से फाइनली हुआ क्या, ध्यान से, आपका NCl3A बड़ा तो हुआ, ए नहीं, NH3NF3C बड़ा तो हुआ, बट ये बहुत बड़ा नहीं हो पाया NH3NF3 से। ये था आपका ए और ये था आपका बी। आप बॉन्ड एंगल की वैल्यू जाने ना, दिमाग खुल जाएगा। 107.1, 107.8, जरा गौर से देखें, जरा गौर से देखें, बहुत मामूली रूप से बॉन्ड एंगल बढ़ा क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव रह गया। अगर ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव रहता तो ये बॉन्ड एंगल काफी बड़ा होता। तो आपने गलती सिर्फ इस जगह की कि इसका बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव करके इसको प्लेनर पोजीशन में पहुंचा दिया। ये पिरामिडल है और बहुत बड़े बॉन्ड एंगल के साथ NH3 से नहीं है, ठीक है। तो बहुत शानदार लॉजिक है सर। आपने इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स किए, इसमें आपने किसी में भी कहां ऐसा कुछ किया। आप पीछे के एग्जांपल पर एक बार जहन जोड़ डाले जहन पे। हमने इससे पीछे के किसी भी एग्जांपल में टर्मिनल एलिमेंट ऐसा लिया ही नहीं है जिधर बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो एलिमेंट ऐसा लिया ही नहीं है कि उसके पास पहले से लोन पेयर रहे। ध्यान से, जब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, जिधर जा रहा है, अगर उधर पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो जो जाने वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बैक बॉन्डिंग होगी वो इनइफेक्टिव होगी। ये बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो मेरी बात को आप सीख रहे होंगे शायद। बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव, आप देखो पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था, NSiH3, सिलिकॉन की 4 बॉन्ड होती है, वैकेंट 3D है, लोन पेयर कहां है, नहीं है ना। जर्मेनियम लिया, GeH3 वाला टर्मिनल ग्रुप था, जर्मेनियम के पास भी लोन पेयर नहीं था, हमने सारा टर्मिनल वही एलिमेंट ही लिया था, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। पलट के देखो 7-8 एग्जांपल को। या हमने लिया था BF3, BCl3, BBr3, Bi3, उसमें जिधर ट्रांसफर हो रहा था वो बोरॉन था, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो उसके पास लोन पेयर कहां से आएगा। मेरी बात सीखे आप। हमने कोई एग्जांपल ही ऐसा नहीं लिया है जहां पर जिधर जा रहा है बैक बॉन्डिंग उसके पास पहले से लोन पेयर हो। तो आगे से सावधान रहना है आपको कि वो वाली बैक बॉन्डिंग, कोई भी बैक बॉन्डिंग हो, अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट के कारण जब उधर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैकेंट को इंगेज कर लेगा। इसीलिए जब लोन पेयर उधर ट्रांसफर होना चाहेगा तो उसको रेसिस्ट करेगा। लोन पेयर अल्टीमेटली हाइब्रिड कहा जाएगा, अनहाइब्रिड नहीं होगा। वो इंटरमीडिएट हुआ, लेकिन ओवरऑल आप इसको हाइब्रिड कहेंगे, हाइब्रिडेशन sp3 ही होगी। तो क्या आपको शानदार तरीके से मजा आया नहीं, एकदम स्वाइप जो कहते हैं, अच्छे से समझे, बढ़िया एग्जांपल सीखे या नहीं सीखे, बताइए। कुमार मन्नू मुंतजिर है आपके जवाब का, प्लीज बताएं मेरे को पहले आप लोग, अच्छे से पहले आप लोगों की चीजें क्लियर हुई या नहीं। शिव कुमार, यस सर। सुभाष जी, यस सर। पंकज, कसम उड़न छल्ले की, दिमाग की खिड़की फाटक खुल गई। थैंक यू नीलम, ऑसम सर, गुड। इमरान, यस सर। बाकी लोग भी बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी, अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हुई या नहीं।
बाकी लोग जल्दी बताए मेरे को। कविता यस सर। नमन सर, पी एंड डी में तो हाई एनर्जी गैप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्यों भी? देखो, पी और डी का हिसाब किताब होता है, ये जो आप एनर्जी गैप की बात कहते हो, इसका हिसाब किताब ऐसा होता है। सोचो पीडी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, अंदाजा लगाओ। एक्चुअली पी और डी में बहुत हाई एनर्जी गैप नहीं होता, एस और डी में बहुत हाई एनर्जी गैप होता है रेडियल डिस्टेंस की वजह से। पीडी में एनर्जी गैप होती है, अच्छी एनर्जी गैप होती है, लेकिन डी के पास डायरेक्शनल फीचर बहुत ज्यादा है, चार चार लोब्स है, डायरेक्शनल फीचर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए पीडी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक फिजिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो पीडी हाइब्रिडेशन होता है वो हमेशा फिजिबल हाइब्रिडेशन होता है। जैसे एफ एफ की बॉन्ड एनर्जी, सीएल सीएल की बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा है पीछे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स अगर किसी ने पढ़ा है तो सीएल सीएल की बॉन्ड एनर्जी एफ एफ से ज्यादा होती है। तो उसमें सिर्फ यही लॉजिक नहीं होता कि एफ एफ में रिपल्सन होता है, ये भी लॉजिक होता है कि सीएल का जो बॉन्ड है वो पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो डी का मिलना पी के लिए बेनिफिशियल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अफजल हुसैन ने तो आग भेज दिया है, अरे थैंक यू। नैन्सी भारती क्लियर। सोनू कुमार यादव यस सर। दिमाग के थल क्या लिखे आप, खुलने लगे हैं सर। अच्छा थैंक यू, बहुत लाजवाब, क्लियर हुआ, थैंक यू सर। एक बार फिर से प्लीज। अरे यस सर, हमको डाउट हो रहा था कि पिरामिडल होगा। अरुण, अफजल, ऐसा हर टर्मिनल एटम के केस में होगा? टर्मिनल एटम पर हाँ हाँ डेफिनेटली लोन पेयर होगा तो होगा। हमने बोला कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। सर आप बीच में कहां चले गए थे? अरे जाएंगे कहां दोस्त आपसे बिछड़ के। चलिए आइए, तो हमने जो भी लोग बाद में वीडियो देखेंगे इस चीज को, जो लाइव नहीं देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देखें, मैं चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग वाले लोग जरूर कमेंट्स दें, अपने लिखें कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैं देखूंगा पढ़ूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं अगला लेक्चर जब लूंगा तो उसमें उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। बट अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा लॉजिक तो आप बताएंगे मेरे को जरूर, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं इसको इन शॉर्ट में कर दे रहा हूं। मैंने बोला कि जब भी ऐसा सिचुएशन है कि आप बैक बॉन्डिंग नॉर्मली लगाते हैं तो आप तो सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली इस तरह से करेंगे कि, क्योंकि दिमाग तो अचानक चलता नहीं है, ऐसे लेते हैं हम लोग 2p पाई 3d पाई, और 2p पाई 3d पाई नाम देख के ही हम लोग इफेक्टिव कर देंगे। लेकिन हमने बोला कि जिधर जा रहा है हमेशा देखिए क्या उधर लोन पेयर भी है, ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, बस आ रहा है तो वैकेंट के कारण ले रहा है। लेकिन चूंकि ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, क्योंकि वो इसके वैकेंट डी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है डिलोकलाइजेशन के लिए। खाली जगह है तो टहलने चल दिए, यही वाला हिसाब किताब। इसीलिए इफेक्टिव ना होकर के ये इनइफेक्टिव हो जाती है, और जब इनइफेक्टिव हो जाएगी तो ये पेयर जो है वो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के बीच में, ओवरऑल हाइब्रिड ही बोलेंगे। इसीलिए हम इसको बैक बॉन्डिंग ना बोल करके डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोले तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये जो है पेयर आपका ये रह गया इस तरह से, ये हाइब्रिड हुआ और शेप पिरामिडल ही हो गया। तो आगे से थोड़ा इस चीज का ख्याल रखें। एक एग्जांपल करके क्यों ना आज की क्लास टर्मिनेट करूं, एक एग्जांपल और करके क्यों ना आज की क्लास टर्मिनेट करूं। आ जाए एकदम, आप स्क्रीनशॉट पहले इन चीजों के लिए ले, एक एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं। जी देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं 9। देखो PH3 PF3 बॉन्ड एंगल, ध्यान से देखो। अब बॉन्ड एंगल कोवेलेंट कंपाउंड है तो डेफिनेटली अब हर जगह बैक बॉन्डिंग का स्कोप तलाशना है। यहां तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, वहां पे है, ध्यान से देखो। किधर से किधर, क्या इधर? जी नहीं, इधर। हाँ ऐसे नहीं ना, क्योंकि इसके पास वैकेंट नहीं है, लेकिन इधर हो सकता है। तो 2p से निकला और 3d में गया। अब सवाल है फिर से, ये इफेक्टिव लिखूं
या इनइफेक्टिव लिखूं? क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? जिधर जा रहा है वो साइट फास्फोरस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है 6 to 8, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इसीलिए जब ये जाएगा तो फिर वो रेसिस्ट करेगा, इसीलिए इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये हमने लिख दिया। अब सेकंड है बॉन्ड एंगल आखिर कैसे डिसाइड हो? तो यहां पीएच सिंगल है और यहां पीएफ थोड़ा सा तो आएगा, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ध्यान से, PH3 से ज्यादा हो गया PF3 की। ठीक से देखें, अगर किसी ने गलती से, बार बार बोलता हूं, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्शन में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, क्या गलत है, गलत को कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक्स दो चीजें हैं। आप जब एमएससी और बीएससी का पेपर देते हैं तो वहां पे क्या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो आप, लेकिन कंपटीशन तो सिलेक्शन की चीजें नहीं है, वो तो रिजेक्शन की चीज है, जबकि एकेडमिक्स तो सिलेक्शन की चीज है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप जब एकेडमिक्स देते हैं तो उसमें मेजर परसेंटेज क्या होते हैं, पास या फेल। एमएससी बीएससी देते हैं तो सर मेजर परसेंटेज पास होते हैं, मतलब वो सिलेक्शन का एग्जामिनेशन है। लेकिन जब आप जेआरएफ सीएसआईआर नेट कुछ दे रहे हैं, कंपटीशन टीआईएफआर कुछ कंपटीशन दे रहे हैं, तो वो सिलेक्शन होता है, मेजर की रिजेक्शन। परसेंटेज किसके ज्यादा हैं? तो परसेंटेज सिलेक्शन बहुत कम है, परसेंटेज रिजेक्शन ज्यादा है, मतलब कंपटीशन रिजेक्शन है और एकेडमिक सिलेक्शन है। तो रिजेक्शन में उसको बहाने चाहिए छांटने के, मेरी बातों को समझिए आप। तो छांटने के बहाने, तो आप गलतियां कौन करता है, ये चीजें जब आपको आएंगी तब ना आप छांटने के बहाने से बच पाएंगे। इसलिए कहां लोग गलती करते हैं, हमेशा इस चीज को हमेशा पॉइंट आउट करना है। जैसे इस एग्जाम्पल को आप आम लोगों को बनाने दीजिए, तो एक तो वो बैक बॉन्डिंग तक अप्रोच शायद ना कर पाए क्योंकि उसको लगेगा कि इधर वैकेंट नहीं है, रिवर्स सिचुएशन ना देखे, सिचुएशन देख भी लगे तो वो इनइफेक्टिव ना लिख करके इफेक्टिव लिखेगा। ठीक है, तीसरा, या हो सकता है ये सोचे भी नहीं। तीसरे, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इसमें बेंट्स रूल लगा देंगे। बेंट्स रूल लगाएंगे तो परसेंटेज एस कम कर देंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर परसेंटेज एस कम कर दिए तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा कर देंगे, मतलब PS3 का एंगल बड़ा और PF3 की छोटा कर देंगे। तो आज एक बात और अच्छे से आप सीख ले। पहली बात तो इन्होंने गलत किया, तो सर ये तो सीख गए, ये वाला कैसे रेक्टिफाई हो। बेंट्स रूल कब नहीं लगाएंगे, आप इस बात को जहन में हमेशा रखें। आज के बाद कब नहीं लगाएंगे बेंट्स रूल? पहला, जब भी बैक बॉन्डिंग आ जाए एग्जांपल में तो उसमें बेंट्स रूल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब भी बैक बॉन्डिंग आ जाए तो बेंट्स रूल को स्टॉप, और जब भी ग्रुप रिपल्सन आ जाए तो उसमें बेंट्स रूल को स्टॉप। ध्यान रखें आज के बाद। बेंट्स रूल करता क्या है, परसेंटेज एस को थोड़ा मोड़ा बदलता है, 2%, 1%, 10 लेस देन 1%, 3%, 2% ऐसे करके बदलता है। बेंट्स रूल थोड़े मोड़े परसेंटेज एस कैरेक्टर को चेंज करता है, जबकि बैक बॉन्डिंग तो सीधा सीधा sp2 को sp, sp3 को sp2, 25 समझ रहे हैं, 25 को 33, 33 को 50, बड़े बड़े परसेंटेज एस कैरेक्टर में बदलाव लाता है क्योंकि लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया तो हाइब्रिडेशन चेंज हो सकता है। इसीलिए जब भी बैक बॉन्डिंग आ जाए तो बेंट्स रूल स्टॉप, नहीं लगाएंगे आप, और जब भी ग्रुप रिपल्सन आ जाए तो वहां भी नहीं लगाएंगे आप। तो अगर PH3 PF3 में आपका ध्यान थोड़ा भी जा रहा हो बेंट्स रूल की तरफ तो क्यों नहीं लगाएंगे दोस्त? क्योंकि PF3 में बैक बॉन्डिंग है।
NH3 NF3 NCl3 जो पिछला एग्जांपल किया, NH3 और NF3 में आपने बेंड्स रूल लगाया, क्योंकि ना तो वहां ग्रुप रिपल्सन था और ना बैक बॉन्डिंग थी। लेकिन NCl3 में बेंड्स रूल नहीं लगा, क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग भी थी और ग्रुप रिपल्सन भी था। तो आगे से इस बात को अगले लेक्चर में धांसू एग्जांपल्स आएंगे एक पर एक, ठीक है। लेकिन आगे से इस बात को हम लोग अगले लेक्चर में ध्यान रखेंगे। पहली बात, इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग को भी ध्यान में लाएंगे। दूसरी बात, बेंड्स रूल कब नहीं लगाएंगे, इसको भी ध्यान में लाएंगे। तो आज आपने, उम्मीद है, बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी होंगी, एंजॉय किया होगा अपने क्लास को। जब आप रिकॉर्डेड मोड में वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे कमेंट्स चाहूंगा अपनी वीडियो पर, और चाहूंगा कि सजेशन अगर आपके तरफ से कुछ हो तो वो भी मिले। और एक बार फिर से मैं बोलता हूं, हमारा 1 वीक का डेमो क्लासेस है। हमने एक टॉपिक के से बीच से कुछ चीज उठा करके आपको पढ़ाया है ओपन प्लेटफॉर्म पर, कि हर लोग देख सके, समझ सके, जान सके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है। इसके फैक्ट्स को बिना रटे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये लॉजिक से भरे हुए हैं। वो लोग पागल हैं जो इसको रटते रहते हैं और बार बार बोलते हैं मेन ग्रुप कुछ नहीं होना है, कितना भी पढ़ लो। ये सारे एग्जांपल पी ब्लॉक के एग्जांपल्स हैं, कोई केमिकल बॉन्डिंग के एग्जांपल नहीं है ये, चाहे पिछला एग्जांपल या ये एग्जांपल कोई भी आपने लिया। तो आज का सेशन आपका कैसा रहा दोस्तों? वीडियो खत्म होने के बाद मिलते हैं हम लोग इस तरीके से। मैं इंतजार करता हूं आपके कमेंट्स का। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। स्क्रीनशॉट ले लें आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।